नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामायण। आज मैं ऐसे महापुरुष के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ जो भारत के नवनिर्माण के आधारभूत मूल्यों को सहेजे हुए भारत का निर्माण करने जा रहे थे। हम ऐसे महापुरुष की बात करने जा रहे हैं जो भारत के जिधर देखो किसान आंदोलन की बात हो, प्रशासनिक स्ट्रक्चर की बात हो, उन सभी संरचनाओं को सही तरीके से भारतीयता के मूल्य को सहेजते हुए अगर कोई निर्माण कर रहा था, उस महापुरुष की बात कर रहे हैं। हम ऐसे महापुरुष की बात करने जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, ऐसे महापुरुष जो ये कहता है कि मेरा कल्चर एग्रीकल्चर है, कोई कहने की हिम्मत जहां नहीं जुटा पा रहा था, उस दौर पे वो व्यक्ति कह रहा कि मेरा कल्चर एग्रीकल्चर है, यानी कृषि मेरी संस्कृति है, कृषि की जीवन ही मेरा जीवन का आधार है और भारत किसानों का देश है। जो किसानों के बारे में सोच रहा है, ऐसे महापुरुष की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो किसानों ने ही और किसान महिलाओं ने ही, बरदौली के किसान महिलाओं ने ही उनको सरदार की उपाधि दी। हम बात कर रहे हैं अब देश के सरदार की, यानी किसानों के सरदार, गरीबों के सरदार और शोषित, पीड़ित, वंचितों, अन्याय जहां दिखता है वहां न्याय दिलाने की जो कोई आवाज है वो सरदार है। इसलिए जनता ने उन्हें सरदार दिया नाम। साथियों, आज हमारे देश में अनेक प्रकार के संकट हैं। जातिगत संकट है, धर्मगत संकट है, प्रशासनिक स्ट्रक्चर जहां पूरी तरीके से करप्शन के आगोश में है। उस दौर पे हम सब सरदार की तौर देखते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी वो करप्शन पर आधारित ब्यूरोक्रेसी थी, शोषण पर आधारित प्रशासनिक संरचना था, नौकरशाही थी। उस नौकरशाही से निजात कौन दिलाया था? तो सरदार पटेल ने दिलाया था। और प्रशासनिक जो संरचना था, उसका जो नौकरशाही था, उसको पुनः नवनिर्माण किया, उसका संरचना बनाया और उसका भारतीकरण किया और शोषण से मुक्ति कराने का प्रयास किया। लेकिन आज कमोबेश पुनः ऐसा होता जा रहा है कि भारतीय जो नौकरशाही है वो करप्शन के जाल में फंसी हुई है। और जैसा हम आज देखते हुए हैं कि अभी मध्य प्रदेश में एक अधिकारी के मामला आया कि उसने 50 करोड़ के आसपास का रिश्वत किया, और हर तरह कहीं भी रिश्वत दिखाई दे रही है तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का महती भूमिका है, क्योंकि बड़े बड़े बगले इतनी सैलरियों से नहीं बन सकते हैं। और फिर उनकी नैतिकता और बाकी चीज़ों, तो तब हमको सरदार दिखाई देते हैं कि सरदार ने जो भ्रष्ट नौकरशाही अंग्रेजों के समय थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय नौकरशाही की स्थापना दी थी। अब पुनः सरदार की ओर जनता देख रही है कि सरदार पुनः है ये, और मुझे पुनः अंग्रेजों की तरह की जो शोषणकारी ब्यूरोक्रेसी हो गई है उसे निजात दिलाइए। जहाँ साथियों भाषा और धर्म के आधार पर शोषण हो रहा है, उस दौर पे जो एक अच्छा वकील था, जो भारतीय मूल्यों को सहेजा हुआ था, जो गांधी का सरदार था, उसने जब संचार मिनिस्टर रहता है भारत का, तो उसने क्या करते, संचार मिनिस्टर रहते हुए वो उर्दू सेवा की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि भारत को भारतीयों के भाषा में सूचनाएं प्रदान करना चाहिए। और कमोबेश आज भी हम न्यायालय की भाषा भारतीय भाषा नहीं कर पाए, और हमारी जनता, आधी जनता या कहें 90% जनता को पता ही नहीं चलता कि न्यायालय में उसके संबंध में वकील और जज क्या डिस्कशन कर रहे हैं, यानी उसके संबंध में क्या निर्णय हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी बात कही जा रही है, क्या वो अपराध किया है कि नहीं, को उसको नहीं पता है। उस दौर में सरदार कहते हैं कि उसको सूचना प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए संचार मंत्री रहते हुए उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण शुरू करवाया और लोगों को सूचना पहुंचवाई। साथियों, जब किसान पीड़ित होने लगा, किसानों का शोषण होने लगा, किसानों पर लगान बढ़ने लग गया, तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन ऐसा शुरू नहीं किया जैसे 10 लोगों की भीड़, 20 लोगों की भीड़, 50,000 लोगों की भीड़ कलेक्ट कर लेना, बल्कि उन्होंने उसका प्रकाशन विभाग स्टेब्लिश किया, उसने फैक्ट फाइंडिंग टीम स्टेब्लिश किया और सांप्रदायिक रंग ना हो उसके लिए किया। और तब पूरा एक सफल अहिंसक बारदोली आंदोलन शुरू करते हैं और उस आंदोलन की जीत होती है और अंग्रेजों को मानना पड़ता है कि उन्होंने गलत किया है। और उस जो पीड़ित शोषित जनता के मुक्ति के लिए जो अगुआ थे वल्लभ भाई, उनको वहाँ की महिलाएं वहाँ सरदार की उपाधि देती हैं। साथियों, सोचना पड़ेगा कि जब भारत सांप्रदायिकता की आगोश में लिप्त होता जा रहा था, उस दौर पे सरदार ही है कहते थे कि सांप्रदायिक रंग से भारत को नहीं देखना है, बल्कि भारत की क्या जरूरत है, भारत के हिसाब से भारत की सोचना है। और क्या विश्व समुदाय कहता है, इससे मुझे नहीं मतलब है, मुझसे इससे मतलब है कि भारतीयों के हित के लिए क्या जरूरी है। सोचिए
इतना स्पष्टवादी व्यक्ति कौन हो सकता है? वो सरदार पटेल ही थे। जब जाति और धर्म के नाम पर देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पे थे, निजाम, हैदराबाद के निजाम अलग अपनी राग लाप रहे थे, जूनागढ़ के राजा के शासक अलग राग लाप रहे थे, और कश्मीर की अलग समस्या थी, तो उस समय एक ही आशा के किरण थे, सरदार। और गांधी जी भी कहते हैं कि सरदार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सरदार ही एक ऐसे व्यक्ति है जो पद लोलुप नहीं है, और इसीलिए सरदार से ही मांग करते हैं, और सरदार के से ही कहते हैं कि आपको संपूर्ण जनता, पूरे देश की जो प्रतिनिधि हो, हर प्रांत के लोग आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? तो वो गांधी की मंशा जानते हुए और गांधी जी के कहने पर वो प्रत्याग देते हैं और कहते हैं कि जो गांधी जी जिसको चाहते थे उसका नाम उन्होंने प्रपोज कर देते हैं। 29 भी उन्होंने कहा, 36 में भी किया, 46 में भी कहा, यानी उनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था, उनके राष्ट्र के एकीकरण, राष्ट्र के समृद्धि और भारतीय मूल्यों को सहेजना सबसे महत्वपूर्ण था। बोले पद तो आते जाते रहते। सोचिए, आज हम विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, इवन प्रधान बनने के लिए लड़ते रहते हैं। उस दौर में प्रधानमंत्री जैसे पद को पीछे छोड़ देते हैं। उनसे बड़ा त्यागी पुरुष कौन हो सकता है? यह समझना पड़ेगा। साथियों, एक चीज और ये समझना पड़ेगा कि सरदार पटेल को हम किसी फैक्ट्री के नाम से, किसी बड़े धनाढ्य के नाम से नहीं जानते हैं। विचारों के नाम से, राष्ट्र के एकीकरण के नाम से, भारतीय संस्कृति को समझने के नाम पे, और ये कहना कि अपने संस्कृति पर गौरव करना के नाम पे जाने जाते हैं। इसलिए सरदार पटेल भारतीय मूल्यों को सहेजने का काम कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो डराने धमकाने की बात कर रहे थे उसके बारे में कहते हैं। और एक चीज और देखते हैं सरदार पटेल के दूरदर्शिता, तो देखिए कि जब नेहरू जी को पत्र लिखते हैं, और नेहरू जी को जब पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि चाइना हमारा अच्छा पड़ोसी नहीं है, और तिब्बत पे हमको नजर बनाए रखना चाहिए, और कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, और अपने नजदीक चाइना का बॉर्डर हमसे नहीं लगना चाहिए, इस पे हमको प्रयास करना चाहिए। तो नेहरू जी को विश्वास नहीं होता और कह देते हैं, नहीं पटेल जी आप गलत सोच रहे हैं। फिर पटेल जी पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि नेहरू जी आपकी भूल होगी, और हम देखते हैं भविष्य में क्या होता है। यानी जो व्यक्ति 50 में पत्र लिखता है और उसके 10 साल बाद आप परिणति देख लेते हैं। यानी कितने दूरदर्शी थे सरदार पटेल, हम देख रहे हैं। और कितनी राजनीति, समाज नीति की कैसी समझ थी, वो हवा में नहीं उड़ते थे, वो धरातल में रहते थे। साथ ही एक चीज और समझना पड़ेगा कि सरदार ही त्याग क्यों कर रहे थे, क्योंकि खेती किसानी करने वाला व्यक्ति, जमीन से जुड़ा व्यक्ति त्यागी ही होता है। जो जमीन से जुड़ा नहीं है वो त्याग नहीं कर सकता, वो फरेब नहीं कर सकता, वो जैसा है वैसा है। इसीलिए उनके कोई बेटे राजनीति में नहीं दिखाई देते, कोई वारिस नहीं दिखाई देते हैं, कोई बड़ा एम्पायर नहीं दिखाई देता है। उनके लिए सर्वोपरि राष्ट्र है, चाहे उनके भाई विट्ठल भाई रहे हों और चाहे सरदार पटेल है। बाकी नेताओं को उस दौर पे देखिए जिन्होंने अंग्रेजों के साथ थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ गलबगिया खेला, उनकी स्थिति क्या है, सरदार कहाँ है? इसलिए सरदार को समझना है, और सरदार को बिना समझे हम देश और राष्ट्र को समझ नहीं सकते। और सरदार को इसलिए समझना है क्योंकि सरदार उस भारतीय मानव की चेतना थे जो आम जन के बीच में बसा हुआ था, और जिसका शोषण अंग्रेजों ने किया था, उसको शोषण से मुक्ति दिलाना था। इसलिए जब राष्ट्र के अनेक अखंड राष्ट्र को खंड खंड करने में अंग्रेज तुले हुए थे, उस दौर पे सरदार ही एक आशा की किरण थे। और ये जो छोटी छोटी रियासतें थी, उन सभी रियासतों को इकट्ठा करके भारत को एक समृद्ध और वैभवशाली और एक विस्तृत भारत की संकल्पना जो जनता सजोए हुई थी, उसको देने का काम करते हैं। और जैसे लोगों बिस्मार्क से सरदार की तुलना करते हैं, वो सरदार का कद छोटा करने की कोशिश करते हैं। साथियों, कभी भी बिस्मार्क की तुलना सरदार से नहीं की जा चाहिए। सरदार की तुलना बिस्मार्क से जो करता है वो निहायत मूर्ख है, क्योंकि सरदार ने बड़ा काम किया था। बिस्मार्क उनके किसी भी व्यक्तित्व के नजदीक नहीं टिकता है। साथियों, हमको सबको समझना होगा कि सरदार इतना सरदार क्यों है, और ये जो किसानों का सरदार, हिंद का सरदार कैसे बन जाता है, उसको भारतीय समाज की समझ कैसे हो जाती है। क्योंकि गांव गरीब से लड़ता झगड़ता मिलते हुए आगे बढ़ता है। उसके पीछे
कोई उसका बैकग्राउंड नहीं होता है। उसके पिताजी दीवान हैं, उसके पिताजी बड़े धनाढ्य हैं, उनके पिताजी किसी को खरीद सकते हैं। वो किसी पिता के वारिस नहीं थे और किसी पिता के एहसान तले उनके मित्र मंडलियों के सहयोग से राजनीति नहीं कर रहे थे। वो जनता के प्रेम से राजनीति कर रहे थे, भारतीय आत्मा को अपने में सजो कर राजनीति कर रहे थे। और इसलिए भारतीय जनमानस किसान और मजदूरों की दुख दर्द को समझते थे। इसलिए भारत में धर्म नहीं था, भारत में जाति के नाम पर भेदभाव नहीं था। उन भेदभाव ना हो उसके लिए प्रयास करने वाला जैसा गौरवशाली भारत था बनाने की संकल्पना कौन ले रहा था? सरदार पटेल। साथियों, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सरदार पटेल अंबेडकर की पटती नहीं थी। साथियों, सरदार पटेल ही वो व्यक्ति थे जब पत्र लिखते मावलंकर को कि मावलंकर जी आपको चुनाव नहीं लड़ना है, और विजय खेर जी को पत्र लिखते हैं कि वहां से अंबेडकर जी को चुनाव मुंबई से जिताना है, और जयकर जी को पत्र लिखते हैं कि जयकर जी आप इस्तीफा दीजिए। सोचिए, उस दौर का इतना बड़ा नेता जो अगर ये चाहता कि अंबेडकर जी को नहीं जिताना है, अंबेडकर जी से दुश्मनी निभानी है, क्या अंबेडकर जी मुंबई से चुन के आ गए होते? और फिर अगर अंबेडकर जी से दुश्मनी निकालनी होती तो मावलंकर और जयकर और खरे जी को पत्रों क्यों लिखते? साथियों, ये समझना पड़ेगा। और जब अंबेडकर जी अपने पद से इस्तीफा देने की कोशिश करते हैं तो सरदार ही कहते हैं कि अंबेडकर जी, संविधान और देश के लिए क्या हितकर है मुझसे मैं बेहतर तरीके से जानता हूं, इसलिए आपको संविधान सभा में बने रहना जरूरी है। यानी भारतीय समाज को समझना, वंचित वर्ग को समझना, और कौन देश का हित कर सकता है और कौन अहित कर सकता है, इसकी बाखूबी समझ अगर किसी को थी तो सरदार पटेल को थी। सरदार पटेल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को मिला के चलते थे, और जिन्होंने सरदार के जीवन में सरदार की आलोचना करते थे, चाहे मौलाना आजाद हों, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हों, चाहे नेहरू जी हों, वो जब उनकी डेथ होती है और कुछ दिनों बाद जब उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तब वो सच कहते हैं कि हम सब जो सोचते थे वो गलत थे। सरदार हम सबसे बहुत आगे थे, और जिनका केंद्र राष्ट्र था, भारत देश था, और भारत देश की आम शोषित पीड़ित जनता थी। उनके दिल में सिर्फ राष्ट्र प्रेम था और कुछ नहीं था। और राष्ट्र के रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं को दूर करना उनका प्रथम लक्ष्य था। यही उनका संदेश था। यही समझने की जरूरत है। साथियों, बहुत सी बातें हैं। हम माहे सरदार चल रहा है, इस माहे सरदार में सरदार के अलग अलग कृत्यों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि सरदार पटेल को आरएसएस से संबंध में बहुत से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरदार पटेल और सांप्रदायिकता के संबंध में बहुत से अफवाहें फैलाई जाती हैं। जैसे रफीक जकारिया ने भारतीय मुसलमानों और सरदार पे बहुत अच्छी बातें लिखी है। साथियों, चोपड़ा जी ने एक सरदार पटेल की आर्थिक नीति पर बहुत अच्छी किताब लिखी। सरदार पटेल ने भारतीय किसानों को समृद्ध करने के लिए विदेशी वस्तुओं पर निर्यात और आयात से संबंध में क्या नीति करना चाह रहे थे, इन सब चीजों के लिए सरदार पटेल ने बहुत सी नीतियां बनाई। हम आपसे आगे माहे सरदार में सरदार के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा करते रहेंगे, बस संक्षिप्त जानकारी के साथ। जय सरदार, जय हिंद, जय भारत।